हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं आज एक नई सीरीज के साथ। जो एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग का पार्ट चल रहा था, उसमें हम लोग उसका अगला पार्ट है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जाना था। आज हम लोग को पहले पढ़ना है ताम्रपाषाण काल, मतलब चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज के बारे में जानेंगे कि चैल्कोलिथिक एज क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं और चैल्कोलिथिक एज में क्या क्या हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, हमारे साथ बन रहिए। और एक चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे आप शेयर कीजिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग कल पढ़ना क्या है। कल हम सबसे पहले पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, मतलब चैल्कोलिथिक एज के बारे में। ताम्रपाषाण काल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, यानी इस काल में लोग कैसे निवास करते थे। तो हमने पहले जानते हैं कि पहले पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल की विशेषता क्या है, तो हम लोग बताया था कि नवपाषाण काल जब मध्यपाषाण काल समाप्त होता है तो उसके बाद आता है नवपाषाण काल। आप लोगों को बताया था कि मध्यपाषाण काल में जो औजार था वो बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोलिथ औजार था, लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल आता है तो उसमें जो औजार हैं बहुत ही चमकीले यानी पॉलिश किए औजार रहते हैं। और वहाँ पे हम लोग देखा था कैसे पहले जो वहाँ के लोग थे कैसे खाद्य संग्राहक थे और शिकारी थे, वहाँ पे कृषि करना नहीं जानते थे। लेकिन जब नवपाषाण काल आता है तो नवपाषाण काल आते आते किस प्रकार से वे खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक यानी कृषि के बारे में जान गए थे। तो यह सब आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका लिंक जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ताम्रपाषाण काल। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल है आपके लिए यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस या एसएससी, रेलवे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा इसके साथ साथ 9, 10, 11, 12 किसी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाएगी। तो चलिए देर किस बात की है, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण का मतलब क्या होता है। ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यानी एक ऐसा काल, हम इसे समझ सकते हैं कि ताम्रपाषाण का मतलब होता है कि एक ऐसा काल जिसमें तांबा के साथ साथ, यानी पहले तो पत्थर का उपयोग हो ही रहा था नवपाषाण काल में। जब पाषाण काल को 3 भाग में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तो हम लोग विचार चर्चा किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था। तो इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबा का उपयोग किया जाने लगा, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि ताम्रपाषाण काल क्या है। तो ताम्रपाषाण काल एक ऐसा काल है जिसमें पहले तो पत्थर का या स्टोन का उपयोग होता ही था, उसके साथ साथ तांबा का उपयोग होना। तांबा माने सबसे पहले धातु का उपयोग हुआ। तो हम जानते हैं कि क्या था ताम्रपाषाण काल, क्या था। ताम्रपाषाण काल एक ग्रामीण संस्कृति थी। ग्रामीण संस्कृति मतलब वहाँ एक ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार से यहाँ के लोग निवास करते थे, इनकी जीवन शैली क्या थी, शहर के बारे में जानेंगे। तो इस काल में तांबा और पत्थर का उपयोग किया जाता था। मतलब ताम्रपाषाण काल में जब ताम्रपाषाण काल आया था तो इस काल में तांबा और पत्थर का उपयोग किया जाता था और यह ग्रामीण सभ्यता थी। हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सांस्कृतिक अनुक्रम है, हम आप लोग पहले जान चुके हैं कि सबसे पहले क्या आया था। तो सबसे पहले पाषाण काल यानी स्टोन एज आया था। उसके बाद स्टोन एज के बाद आता है ताम्रपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बाद आता है कांस्य काल। कांस्य काल मतलब हड़प्पा युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम लोग अगले में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में, ताम्रपाषाण काल क्या है और इसकी विशेषता के बारे में कि उन लोगों की जीवन शैली क्या थी। और इसके साथ साथ कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, जैसे में आहार संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है, सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आहार संस्कृति के बारे में और इसके अगले क्लास जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मालवा संस्कृति के बारे में और जोरवे संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें एक भूगोलविद थे, पुरातत्वविद थे, जिनका नाम था स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट की एक किताब है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। स्टुअर्ट पिगट का एक बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। इसी बुक में उन्होंने सबसे पहले बताया था कि इस काल के लोग तांबे और कुछ धातुओं का उपयोग करते थे। कि उन्होंने बताया था स्टुअर्ट पिगट ही एक ऐसे पुरातत्वविद थे, इन्होंने ही बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा था। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार पीसीएस में या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। तो स्टुअर्ट पिगट ने सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था।
तो स्टुअर्ट पिगेट की किताब बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। इसमें सबसे पहले बताया था कि ताम्रपाषाण काल में, यानी इस काल में तांबा प्लस और दूसरे धातु हैं उसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद दूसरा एक प्रत्यक्षविद थे, इनका नाम था गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड का एक बुक है भाट हैपेनिंग इन हिस्ट्री, भाट हैपेनिंग इन हिस्ट्री। तो कहता है कि भाट, इसमें इन्होंने कहा था कि सबसे पहले यानी इस काल में तांबे का सबसे पहला प्रयोग ग्रामीण संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया था। यानी ग्रामीण संस्कृति का मतलब, कहने का मतलब है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के द्वारा सबसे पहले वहाँ उस काल के लोगों के द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का उपयोग किया गया था। तो ये था दो, यानी स्टुअर्ट पिगेट के द्वारा क्या किया था। स्टुअर्ट पिगेट का एक बुक था प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसमें उन्होंने बताया कि तांबा और इस काल के लोग तांबा और धातुओं का उपयोग करते थे। और गार्डन चाइल्ड क्या बताया थे अपने बुक में भाट हैपेनिंग इन हिस्ट्री में कि इस काल में यानी तांबा का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। और हम जानते हैं कि ताम्रपाषाण काल का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो ताम्रपाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला को बोलते हैं हड़प्पा कालीन पूर्व ताम्रपाषाण संस्कृति, यानी वैसा संस्कृति, ताम्रपाषाण काल का वैसा संस्कृति जो हड़प्पा काल के आने से पूर्व का था। जैसे इसमें सोथी संस्कृति है, सोथी संस्कृति। दूसरा है झुक्कर झाकर संस्कृति। इसमें क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोथी संस्कृति कहाँ है। तो सोथी संस्कृति राजस्थान के बीकानेर में है, यानी राजस्थान के बीकानेर में संस्कृति से सोथी संस्कृति। यह क्या है, एक हड़प्पा पूर्व, यानी हड़प्पा के आने के पहले यह ताम्रपाषाणी संस्कृति है। दूसरा है झुक्कर झाकर संस्कृति, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र है वहां का संस्कृति है झुक्कर झाकर संस्कृति। दूसरा आता है हड़प्पा काल का समकालीन, मतलब जब जिस समय हड़प्पा काल चल रहा था उस समय की भी कुछ ताम्रपाषाण की संस्कृति थी, जिसमें आता है आहार संस्कृति, गिलुन संस्कृति, गणेश्वर, ये सब जितने हैं सारे आते हैं हड़प्पा के समकालीन। मतलब जिस समय हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था उसी समय का भी था, ताम्रपाषाण काल भी था। तीसरा आता है हड़प्पोत्तर का मतलब होता है हड़प्पा के बाद का कुछ था, जिसमें आया था मालवा, कायथा, उसके बाद एरन। यानी मालवा, कायथा और एरन जो है वो एमपी में पाया था, यानी एमपी में इसका क्षेत्र है, इसलिए इसे हम लोग मध्य प्रदेश संस्कृति यानी मालवा संस्कृति भी कहते हैं। और उसका जो जोरवे महाराष्ट्र में है, इसका संस्कृति अलग है। सारे के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम ताम्रपाषाण के लोगों की विशेषता क्या थी, यानी इन लोगों की जीवन शैली क्या थी। तो इन लोगों की जीवन शैली थी, सबसे पहला है इनकी सांस्कृतिक, यानी इसका स्वरूप क्या था। तो यह ग्रामीण सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता नहीं थी। शहरी सभ्यता शुरुआत कब होता है, यानी इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक शहरी सभ्यता थी, मतलब एक नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार से वहाँ का सड़कों का निर्माण किया गया था, यानी 90 डिग्री में काटता था सारे, वहाँ शहर के सारे सड़क 90 डिग्री में काटता था। वहाँ पे जल निकासी की एक बहुत ही समुचित व्यवस्था थी, सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो एक शहरी सभ्यता थी, जबकि जो ताम्रपाषाणी संस्कृति थी यह एक क्या थी, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा है, इस समय हमने आप लोग को बताया था कि जब नवपाषाण काल आया था तो नवपाषाण काल में लोग कृषि करना शुरू कर दिए थे। इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहला साक्ष्य मिलता है कृषि का, वो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ से मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य मिलता है, और गेहूं जिसमें 3 किस्म के गेहूं और 2 किस्म के जौ मिलता है। और मेहरगढ़ को ही बोलते हैं बलूचिस्तान की रोटी, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो कहता है कि इस काल में जब आते हैं तो यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन, मतलब एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुओं का पालना शुरू कर दिए थे। वो नवपाषाण काल से शुरू हो गया था। और यहाँ के लोग थे, यानी इस संस्कृति के लोग थे, इस समय ताम्रपाषाण काल के समय के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन करते थे। उसके बाद तीसरा है, इस समय के लोग जो गेहूं, हम आपको बताया था पिछले क्लास में कि जो नवपाषाण काल जब था, नवपाषाण काल में उस समय के लोग गेहूं और चावल का उपयोग करते थे। चावल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो नवपाषाण काल में सबसे पहला साक्ष्य मिला है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्डिहवा से। जबकि सबसे पहला साक्ष्य जो मध्यपाषाण काल में मिला था लहुरा देव से, यानी लहुरा देव जो संत कबीर नगर में है वहां से मिला सबसे पहला साक्ष्य चावल का। जबकि नवपाषाण काल में सबसे पहला मिला था कोल्डिहवा से, जो यूपी के बेलन घाटी में स्थित है। तो कहता है कि लेकिन जब ताम्रपाषाण काल में आते हैं तो इसमें गेहूं और चावल के अलावा एक अतिरिक्त यानी बाजरे, मोटे अनाज बाजरे का भी इन लोगों ने उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसका तीसरा है सामूहिक आवास का प्रमाण, यानी इस काल में जो लोग हैं, हमने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में आते आते लोग समूह में रहना शुरू कर देते थे। सबसे पहले क्या थे, जब स्टार्टिंग फेज था, यानी जब पूरा पाषाण काल का समय था तो उस समय लोग खाना बदोश थे, यानी आदि मानव की तरह जीवन जीते थे। भोजन की खोज में
जगह जगह भटकते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका सांस्कृतिक अनुक्रम विकसित होता गया, जैसे जैसे उनका विकास होता गया, तो वे एक सामूहिक आवास में रहने लगे, मतलब एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे, एक झुंड में रहने लगे। झुंड का प्रमाण मिलता है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि जैसे में बहुत सारे स्थल थे जहाँ से झुंड के एक साथ शवों को दफनाया गया था, बुर्ज होम था, गुफ कराल था, शादी के बारे में बताया था। यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से सामूहिक आवास का प्रमाण भी मिलता है, यानी लोग क्या करते हैं, लोग एक समूह में रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ के जो मकान है, मकान का निर्माण मिट्टी और पत्थर दोनों से किया था। यानी ताम्रपाषाण काल में क्या था कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, उस समय अपने घरों का निर्माण मिट्टी और पत्थर दोनों से मिलाकर करते थे। उसका अगला है शिल्प कर्म में दक्ष, यानी ये लोग जो थे शिल्प कर्म में दक्ष थे। शिल्प का मतलब क्या है? मतलब इसमें शिल्प कर्म मतलब होता है कि एक अच्छे कलाकार थे। ये मतलब तरह तरह के कला से परिपूर्ण थे, कुछ जानते थे, जिसमें ये लोग कताई और बुनाई भी जानते थे, कताई और बुनाई भी जानते थे। और यहीं से एक मूर्ति भी मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग मूर्ति बनाने में क्या थे, तो दक्ष थे। तो ये था क्या, इस काल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ताम्रपाषाण कालीन कैसी संस्कृति थी? तो ताम्रपाषाण कालीन एक ग्रामीण संस्कृति थी, और इस काल के लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे, जो नवपाषाण काल से शुरू हो गया था। अब हम लोग आगे चलेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कितने वर्ग में बांटा गया है, हम लोग पीछे पढ़ा था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आहार जो संस्कृति था, आहार संस्कृति क्या था और एक कहाँ था। तो इसे आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं नोट कर लेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि इसके संस्कृति, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जो सबसे पहला आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में सबसे पहला आता है, उसे हम लोग बोलते हैं आहार संस्कृति, या इसी को बोलते हैं बनास संस्कृति। बनास संस्कृति क्यों बोलते हैं? यह जो संस्कृति है, एक संस्कृति मतलब क्या होता है कि किसी नदी घाटी क्षेत्र में वहाँ के जो लोग थे वो निवास करते थे, तो वहाँ से जो प्रमाण मिले उसी को हम लोग संस्कृति बोलते हैं। तो आहार संस्कृति यानी जो बनास नदी घाटी है, वहीं पे ये आहार संस्कृति स्थित है, इसलिए इसे हम लोग बनास संस्कृति भी कहते हैं। यह संस्कृति राजस्थान के उदयपुर, यानी राजस्थान जो हम लोग का राज्य है, वहाँ उस राज्य के उदयपुर जिला में इस संस्कृति का विकास है। राजस्थान का उदयपुर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इस संस्कृति का विकास हुआ था, आहार संस्कृति का। और यहीं पे एक नदी है जिसे हम बोलते हैं बनास नदी घाटी। इसी नदी घाटी के चारों तरफ आहार संस्कृति के विकास हुआ था। और इसका खुदाई जो था रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था रतन चंद्र अग्रवाल, उन्होंने इस संस्कृति का खुदाई किया था। और यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, यानी जो आहार था एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो आहार कहाँ था? तो आहार है राजस्थान के उदयपुर जिला में, जहाँ पे एक नदी है, नदी घाटी हम लोग बोलते हैं बनास नदी घाटी। वहाँ पे इस संस्कृति का विकास हुआ था, और इसकी खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, और यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। अब हम लोग जानेंगे कि आहार संस्कृति के कौन कौन से प्रमुख स्थल थे। तो आहार संस्कृति का सबसे पहला प्रमुख स्थल था जो खुद है आहार, जिसे हम लोग ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं। ताम्रवती हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तांबे की खान थी। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो सबसे बड़ा खान है तांबे की, वो होता है खेतड़ी। यानी राजस्थान में एक जगह खेतड़ी, जो इसी ताम्रवती यानी आहार के नजदीक, यानी आहार के क्षेत्र में पाया जाता है, आहार के क्षेत्र में ही है, इसलिए इसे हम लोग ताम्रवती कहते हैं। मतलब यहाँ से बहुत सारे तांबे के भट्टियां मिली हैं, तांबे को गलाने के यहाँ से बहुत सारे उपकरण मिले हैं। यहाँ पे तांबे के बहुत सारे खान है, इसलिए हम लोग इसे ताम्रवती भी कहते हैं। तो यहाँ से क्या क्या हम लोग को मिला है, इसका हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिला है तांबे की अधिकता, यानी यहाँ पे तांबे बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा पाया गया था। यानी आहार संस्कृति में बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा पाया गया था। और इसका जो काल है वो लगभग 2500 से लेकर यानी 2800 से लेकर 1500 BC तक है। यानी जो आहार संस्कृति का काल है ये 2800 से लेकर 1500 BC तक है। ये विभिन्न किताबों में अलग अलग दिखाया गया है, इसलिए इसके काल पर मत जाइएगा। अब कहता है यहाँ से हमें लाल और काले रंग के मृदभांड के साथ मिले हैं। यानी यहाँ के जो मृदभांड थे वो एक अच्छे किस्म के थे, जिनका कलर लाल और काला रंग का था, जिसपे कुछ आकृतियां भी उकेरी गई थी। उसके बाद यहाँ से मिट्टी के अलंकृत आभूषण, मतलब मिट्टी के बहुत ही अच्छे अच्छे आभूषण मिले हैं। कहाँ से? तो आहार से, यानी ताम्रवती से। और क्या मिले हैं? तो यहाँ यूनानी देवता अपोलो,
यानी यूनान के एक देवता थे जिनका नाम था अपोलो। तो यहाँ से यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी मिला है। और क्या मिला है, तो यहाँ से यूनानी धूप पात्र मतलब क्या होता है कि जिसमें धूप कोई एक बर्तन होता है, पात्र जिसमें धूप को जलाया जाता है। तो यहाँ से यूनानी धूप पात्र और यूनानी देवता अपोलो के चित्र भी मिले हैं। और यहीं से टेराकोटा के बैल, टेराकोटा जो है मिट्टी का बना हुआ बैल का भी आकृति मिला है। इसी से हम लोग कहते हैं कि संस्कृति के लोग क्या थे, अपने कला में दक्ष थे, मतलब शिल्प कर्म में दक्ष थे, मतलब तरह तरह के मूर्तियां बनाते थे, तरह तरह के चित्र बनाते थे। तो ये था आहार संस्कृति का पहला स्थल आहार यानी ताम्रवती। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ तांबे की अधिकता थी। और यह कहाँ थी, तो यह कहाँ पाया गया था, तो यह जो राजस्थान के जो उदयपुर क्षेत्र है वहां पे। और यहाँ किस नदी घाटी में पाया गया है, तो बनास नदी घाटी में। और यहाँ पे किस रंग के मुद्रांक पाए गए हैं, तो लाल और काले रंग के, जो अंदर से लाल और बाहर से काले रंग के बनाए गए थे। और यहाँ से मिट्टी के बहुत ही अलंकृत आभूषण मिले हैं। और क्या मिले हैं, तो यहाँ यूनानी देवता अपोलो के चित्र मिले हैं और यूनानी धूप पात्र मिला है। और क्या मिला है, तो यहाँ से एक टेराकोटा का बैल और ढेर सारी मूर्तियां भी मिली है। तो ये था आहार संस्कृति का पहला स्थल, जिसे हम लोग आहार या ताम्रवती कहते हैं। हम लोग आगे चलेंगे दूसरा स्थल के बारे में। इससे अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है, अगर आप लोगों की हेल्पफुल है, आप लोगों की समझ में आता है, तो हम सपोर्ट कीजिए। आपको इससे अच्छे अच्छे वीडियो आप अब कंटिन्यू मिलेगा। हम लोग बहुत ही अच्छे से टॉपिक के किसी भी सब्जेक्ट का हम लोग बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। बस हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है। तो इसी हम लोग इसमें कुछ मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। कहता है, हौसला है तुझ में उड़ान भर, हौसला है तुझ में उड़ान भर, सारा आसमान तुझे निहारता है। हौसला है तुझ में उड़ान भर, सारा आसमान तुझे निहारता है। अगर बुलंद है इरादे तो बदल देगा, अगर बुलंद है इरादे तो बदल देगा। मंजिल राही को ही पुकारता है, मंजिल राही को ही पुकारता है। मतलब कहने का है कि अगर तुम्हें हौसला है तो उड़ान भर, अगर तुम्हें हौसला है, कोई भी चीज़ करने का हौसला है, तो आप उड़ान भरिए और आपको अपने लाइफ में जरूर सक्सेस मिलेगी। अब हम लोग आगे चलेंगे आहार संस्कृति का दूसरा स्थल है, जिसे हम लोग बालाथल के नाम से जानते हैं। यानी आहार संस्कृति दूसरा स्थल है बालाथल। यानी बालाथल से हमें क्या क्या मिला है, तो बालाथल में तांबे की भट्टियां मिली हैं, तांबे की भट्टी, जहाँ पे तांबे का निर्माण किया था। ऐसे हमें पता चलता है कि इस काल में तांबे को गलाने के कुछ उपकरण भी रहे होंगे। ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे को गलाने के उपकरण भी रहे होंगे। और क्या मिलता है, कहाँ से, मिट्टी के दूर्ग या दीवार, यानी मिट्टी का बहुत बड़ा दूर्ग या दीवार का साथ मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि इस समय के जो लोग थे, ताम्रपाषाण काल के लोग थे, वो क्या करते थे, अपनी रक्षा के लिए, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों तरफ, मतलब अपने घर के या किसी अपने शहर के चारों तरफ मिट्टी के बड़े बड़े दुर्ग बना देते थे, मतलब किला बना देते थे। और क्या है, यहीं से कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यानी जो बालाथल है, आहार संस्कृति का स्थल है बालाथल, यहीं से कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और यहीं से हमें योगी की मूर्ति भी मिली है। योगी की मूर्ति मिली है, इसका मतलब है कि इस समय के लोग योग में भी विश्वास रखते थे, मतलब योग भी करना शुरू कर दिए थे। तो ये था आहार संस्कृति दूसरा स्थल बालाथल। अब तीसरा आता है गिलुन। गिलुन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम लोग बताए थे कि ये जो सभ्यता थी, यानी जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी। और इस समय के जो विशेषता बताए थे कि इस समय के जो घर थे मिट्टी और पत्थर के बनाए जाते थे, यानी यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जो गिलुन है, गिलुन एक अपवाद है। यहाँ पक्की हुई ईंट के साथ मिले हैं, मतलब यहाँ के जो घर हैं वो पक्की हुई ईंट के बनाए गए हैं। यानी गिलुन है, यहाँ से जो घर मिले हैं वो पक्की हुई ईंट के बनाए गए हैं। और यहीं से स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले। स्तंभ गर्त मतलब क्या होता है कि स्तंभ मतलब बांस या बम्बू का स्तंभ खड़ा कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर घर बनाता था। तो यहाँ से स्तंभ गर्त के प्रमाण ही मिले हैं। और यहीं से भंडारण के प्रमाण, मतलब अनाज के भंडारण में किया था। इससे पता चलता है कि इस समय के जो लोग थे वो ज्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। जब अनाज का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा तभी तो भंडारण हो पाएगा। तो इस यहाँ से भंडारण के भी हमें प्रमाण मिले हैं। तो ये था गिलुन। यानी गिलुन किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो गिलुन से सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया गया है गिलुन से, यहाँ से पक्की हुई ईंट के साथ मिले हैं, क्योंकि यह अपवाद में है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता नहीं थी। मतलब यहाँ के जो घर थे मिट्टी के बने होते थे, लेकिन यहाँ पे पक्की हुई ईंट के साथ मिले, ध्यान दीजिएगा। और क्या मिला है, स्तंभ गर्त के प्रमाण,
मतलब जो लोग थे यहाँ के अपना घर स्तंभ पर बनाते, मतलब बांस से बम्बू गाड़ के उसके ऊपर अपना घर बनाते थे। उसके बाद आता है, और जो गिलुंद है वो गिलुंद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला में, राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़, वहीं पे बनास नदी घाटी के क्षेत्र में ये क्षेत्र पाया जाता है, यानी गिलुंद क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा आता है चौथा गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है? तो गणेश्वर राजस्थान के जोधपुर में है। यहाँ भी तांबा के बहुत बहुत बड़े बड़े खान हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा का उत्पादन किया जाता है राजस्थान के जोधपुर में। तो ये था आहार संस्कृति के बारे में कि आहार संस्कृति क्या है और आहार संस्कृति कौन कौन से स्थल हैं और यहाँ से क्या क्या मिले हैं। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों को बताया कि इसके अलावा मालवा संस्कृति है और उसके बाद जोरबे संस्कृति है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में विस्तार चर्चा करेंगे। तब तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, तो आप लोग इसके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो हम लोग चलते चलते एक मोटिवेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मतलब कहता है कि हम लोगों को अपने मंजिल की तलब लग चुकी है, मतलब हम लोग को अपने मंजिल को पाने की आदत लग चुकी है, इसलिए हमें जो करना होगा वो करने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ आज का लेसन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।